नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं दो यंग ओवरसीज पाकिस्तानी से जो आजकल यूके से आए हुए हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स फोरम के साथ मुंसलिक हैं। दोनों प्रोफेशनल्स हैं, बड़ी अच्छी पोजीशंस पे हैं लंदन में। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है इनकी बात सुन के कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडेटेड महसूस करते हैं मुल्क से, जहाँ इन्होंने तालीम हासिल की बकौल उनके ऑलमोस्ट फ्री, और उसी क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आज वो इतने कम्पिटिटिव इकोनॉमी लाइक यूके में बड़ी बड़ी पोजीशन पे बैठे हुए, एंड दे हैव बीन इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। महमूद, आप कंटिन्यू करें। आपने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट को छेड़ा है इस वक्त, और बहुत सारे एनालिस्ट आपके बात से मुत्तफिक होंगे कि लैंड रिफॉर्म का ना होना, और ख़ास तौर से ऐसे मौके पे ना होना कि ईरान में हो गया, अफगानिस्तान में हो गया, सो रेवोल्यूशन में, चाइना में हो गया, इंडिया में पाकिस्तान बनते ही हो गया, और यहाँ ना होना बांग्लादेश में तो बहुत पहले हो गया था। तो एक खित्ता है जो कि एक गैप है, एनोमली है इस तरह से देखा जाए इस खित्ते में। तो यहाँ आपके ख्याल में वायलेंस की मेन रीजन यही होगी, इनजस्टिस जो है? इनजस्टिस है। देखिए, अगर पाकिस्तान का एक एसेट है ज़मीन में जब तक प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो लोग जो है वो भूखे रहेंगे, तो लॉलेसनेस होगी। भूखा आदमी हमेशा जो है क्राइम का भी बिल्कुल सोचेगा। छोटे छोटे, अब देखिए, अगर जो किसान है, काश तो किसान कर रहा है, काश जमींदार नहीं कर रहा, जागीरदार नहीं कर रहा, तो भाई फिर आप उस छोटे से गरीब इंसान को एक छोटा सा प्लॉट भी दे दें जो मार्केट में जाके ना बेचे, मिसाल के तौर पे आपको ही सपोर्ट करें। हाँ, 2-4 एकड़ हो जी, 2-4 एकड़ हो। यहाँ एक स्टडी मैंने बड़ी सरप्राइजिंग पढ़ी है, विच इज़ वेरी रेयर। जैसे ईरान में दिस कुड नॉट बी अप्लाइड, वहाँ की ज़मीन बड़ी बंजर है, यहाँ हमारे पास दरिया बहुत है, यहाँ कहते हैं कि जो इरिगेटेड एरिया में किसी एक ख़ानदान, जो जैसे 5 कुंबे का ख़ानदान है, मियाँ बीवी 3 बच्चे, उनके पास सिर्फ 600 गज ज़मीन, सिर्फ 600 गज, बातें होती हैं हज़ारों एकड़ की, 600 गज की ज़मीन होती है, तो वो भी गरीब नहीं होता, क्योंकि वो अपना सब्जी उगा लेता है, थोड़े से इलाके में गेहूँ उगा लेता है, चावल उगा लेता है, एंड उसके अलावा वो मियाँ बीवी मिलके अगल बगल के खेतों में से बड़े बड़े जमींदारों के जॉब करते हैं। तो बट दे आर नॉट स्टार्विंग टाइप के, गरीब नहीं होते, गरीब होते हैं लेकिन नॉट द पुअरेस्ट। तो आपकी बात सही है कि अगर उन 600 गज वाले को अगर 2 एकड़ भी आप दे दें तो वो तो बड़े आराम से और वो उस पर इतना दिल लगा के काम करेगा कि वो मैक्सिमाइज करेगा प्रोडक्शन को। अभी ऐसे ऐसे लैंडलॉर्ड हम सुनते हैं, हमने देखा भी है कि उनके पास इतनी बड़ी बड़ी ज़मीन है कि वो रेलवे स्टेशन गुजर जाते हैं, ज़मीन ख़त्म नहीं होती, एंड दे आर सो फिल्दी रिच, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर नॉट हियर एंड दे आर बिजी इंजॉइंग देयर लाइफ, दे डोंट केयर कि 10,000 एकड़ ज़मीन पे खेती नहीं भी हो रही है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है उनको, कोई इंसान तो उतना ही खाएगा जितना वो खा सकता है जी। तो आपकी ये बड़ी अच्छी तजवीज़ है, और आई होप के यू आर ए वेरी पैट्रियोटिक पाकिस्तानी, हमारे पॉलिटिशियंस भी आपको सुन रहे हैं। तो ये एक तजवीज़ आ गई। आपने फिर बड़ी अच्छी बात आपने शहर की गुर्बत की कि हर प्लाजा के साथ एक कच्ची आबादी भी चाहिए, या एक सोसाइटी के साथ कच्ची आबादी चाहिए, नहीं तो वहाँ के सर्विसेज कहाँ से आएंगे। बड़ी अच्छी बात। तो यू वुड रिकमेंड के दोज एरियाज शुड बी रेगुलराइज्ड, एंड व्हाट एवर हाउसेज दे हैव मेड शुड बी, एंड दे शुड नॉट बी लुक डाउन, है ना। ये जस्टिस, अगर ये दो हम इनजस्टिस को ख़त्म कर दें तो मेजर सोर्सेज ऑफ वायलेंस भी चले जाएंगे जी। Once these people have their own land and buildings and houses, why they should come and snatch a mobile? तो उनके इस्लाम है ना, हाँ, वो तो बहुत अच्छे इंसान है। इन्वेस्ट तो सीसीटीवी के बेस पे चल रहा है। हमारे लोग जो है खुदा के सीसीटीवी के भरोसे के ऊपर जो है अपना जिंदगी गुजारते हैं। सीसीटीवी से कैमरास है जी, कैमरा, उससे वो डरते हैं। लंदन में हम लोग अल्लाह से डरते हैं। हाँ, अल्लाह का कैमरा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, दिल के अंदर भी देखता है। लंदन में कहते हैं कि हर दो सेकंड पे एक बंदा होता है कैमरे के आगे से गुजरता है। अच्छा। इतने कैमरे लगे हैं वहाँ, यानी कि आपके कैमरे, आप हर वक्त कैमरे में हैं, या हम हर वक्त कैमरे में बैठे हैं। हाँ, आज स्टूडियो में हम बैठे हैं, लेकिन वहाँ पे हमारी वीडियो हर वक्त बनती रहती है, हर मूवमेंट की। If they want, they can join them all together and say, Mr. Masroor has been here, and he's been doing this. जी। अच्छा, बड़ी अच्छी बात आप करें। मसरूर, आपके नज़र में ये जो 2 पॉइंट्स के अलावा what are the other injustices in this country? मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा है इनजस्टिस के हमारे मुल्क का ये बहुत बड़ा मेजर मसला है, ये इन्फ्लेशन। अच्छा, ये जो चीज़ों की जो कीमतें आए दिन विदाउट एनी रीज़न जो बढ़ती जाती है। यूके में नहीं बढ़ती? नहीं,
मैं ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ें अब जो मैं देख रहा हूँ, मुझे पाकिस्तान ज़्यादा महंगा लगता है। जो अगर मैं कोई घर के खाने की चीज़ खरीदने जाऊँ तो यूके में ज़्यादा सस्ती हैं इससे चीज़ें। अच्छा जी, हालांकि अच्छा, जैसे आप कितने साल से वहाँ? मैं तकरीबन 14 साल हो गए मुझे। आपने वहाँ जैसे यहाँ हमारी एक कॉन्सेप्ट है जी कि जैसे कि लोग समझते हैं कि जैसे कुदरत के बहुत सारे उसूल हैं जी। एक उसूल ये भी है कि हर चीज़ की कीमत हर साल 10-20-30% बढ़ जाएगी। जी जी। तो आपने 14 साल में वहाँ 10-20% बढ़ते हुए नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। यहाँ के उसूल जो है वो मुझे समझ में नहीं आए। जैसे जो अभी जिस तरह अब मैं एक जनरल मिसाल प्याज की दूंगा। प्याज जो है यूके में जो तकरीबन 40p का किलो है। 40p का मतलब हो गया 60 रुपए। अच्छा, 60 रुपए वहाँ पे 60 रुपए होना, 40p होना एक जायज बात है, क्योंकि वहाँ पे लेबर हर चीज ज्यादा है और वहाँ आमदनी भी ज्यादा है। लोग की तो 10 गुना ज्यादा है। 40p आपके लिए कुछ नहीं है। आलू का 10 किलो का बैग जो है वो 2.25 पाउंड का मिला जी। अच्छा, 20 रुपए किलो आलू हो गए। यहाँ पे आलू 80 रुपए किलो। ये क्या हम आमदनी 10 गुना कम और कीमतें ज्यादा जी। इसीलिए तो लोग तड़प रहे हैं ना इस वक्त, जो मर रहे हैं बिल्कुल। तो इसीलिए इनजस्टिस की वजह से जो इन्फ्लेशन जो है, जो लोगों अगर खाने को नहीं मिलेगा तो ये इनजस्टिस होगा नहीं कि लोग चोरी डाके क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए करेंगे ना। आप और मैं भी अगर इस कंडीशन में हो कि हमारे बच्चा घर में रो रहा है भूख से जी, और हम इतना नहीं कमा, नोट छापे जा रहे हैं, कर्जा हमारे मुल्क का बढ़े जा रहा है। नोट का जिक्र किया, आपके ख्याल में क्या नोट इज ए रीजन फॉर कंटिन्यूअस राइजिंग प्राइसेस? बहुत बड़ा रीजन है। यूके में नोट नहीं छपता। नहीं, वो वहां पे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड डिसाइड करता है किस वक्त नोट छापना है, किस वक्त नहीं छापना। यहाँ तो आपको मैं बड़ी अजीब बात बताऊं कि वी आर सपोज टू बी अंडर IMF प्रोग्राम राइट नाउ जी, सिंस November 2008 जी। एट दैट टाइम गवर्नमेंट बोरिंग वाज अबाउट 700 बिलियन जी, जो कि मुख्तलिफ वजूहात से हो गए थे, बिकॉज इंटरिम गवर्नमेंट एंड दीज एंड दैट। जी उन्होंने कहा जी पेट्रोल की कीमत बढ़ी, हमने सब्सिडी दे दिया, इसलिए हमें कर्जे लेने पड़ गए। And when our former finance minister Shaukat Tareen himself a banker went to talk to IMF, तो उन्होंने कहा कि he knew as a banker कि IMF will ask for this loan to be repaid. क्योंकि स्टेट बैंक ने कहाँ से दिया, नोट छाप के दिया ना। जी जी। That was extra money is floating around, which is creating inflation. तो उन्होंने सेल्फ इम्पोज कंडीशन लगाई कि we will bring down this 700 billion to zero within जो भी उन्होंने टाइम दिया। और भी जो कंडीशंस थी उन्होंने खुद ही इम्पोज की अपने ऊपर। तो और उस पर शुरू में अमल भी हुआ कि मार्च 2009 तक दैट बोरिंग वाज रिड्यूस्ड टू 350 एज रिक्वायर्ड बाय द IMF। बट सरप्राइजिंग थिंग इज द लास्ट फिगर व्हिच हैज कम आउट फ्रॉम स्टेट बैंक जून 2010 13 बिलियन का नोट 1300। और शौकत तरीन साहब शरीफ आदमी थे, 1 रुपये तनख्वाह लेते थे। He was not there for job. It was a serving country. He doesn't care for his salary. मिनिस्टर की सैलरी क्या होती है 50,000 जी, हम लोग 8-9 लाख कमाते रहे, यहाँ भी कमा सकते हैं। तो but he's hinted this several times कि the currency has become 13 billion. वो इतने शर्मिंदा हुए कि how could he face IMF? He just left. उन्होंने रिजाइन कर दिया। आप सोचें कि जिस मुल्क में जरूरत शायद सिर्फ हमें, क्योंकि 1300 बिलियन में से 1200 बिलियन इज बैंक गवर्नमेंट बोरोइंग जी, स्टेट बैंक डजंट हैव एनी डिपॉजिट। स्टेट बैंक के पास कोई सोर्स ऑफ फंड नहीं है अदर देन प्रिंटिंग नोट। अब जिस इकोनॉमी में फॉर नो गुड रीजन 1200 बिलियन नोट आप एक्स्ट्रा छप के डाल देंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो वेरी हाई हियर कंपेयर टू यूके। वहाँ सुनते हैं कि 1 पाउंड जब निकलता है वो इवेंचुअली मल्टीप्लाई होते होते थ्रू द बैंकिंग सिस्टम बिकम्स 4, हियर इट बिकम्स 5। दैट मींस 6000 बिलियन नोट आपने इकोनॉमी में डाल दिए। तो क्या उससे क्या तमाम दुनिया की जो पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो भी बढ़ गई? नहीं बढ़ी, चीजें वही है। 2 गिलास थे, 2 ही गिलास, पहले दो नोट था, 1-1 रुपए की कीमत थी, अब वो 10 नोट हो गया तो 5-5 रुपए की कीमत हो गई। कि नोट की तो कोई वैल्यू नहीं है। नोट की टू बी तो नोट जी जी, बाय समथिंग आउट ऑफ दैट जी। तो यू थिंक मनी प्रिंटिंग इज अ मेजर कॉज हियर एंड नोवेयर एल्स दिस इज डन। No other country like I heard that do like that. You can print as much you like. It's not like that. This is impossible. Like हम the central bank would commit suicide if required. जी जी, है ना? हमें जरूरत है। He is the protector of your money in your pocket. जी, आपको एक फिक्स सैलरी मिल रही है, आप सैलरीड क्लास जी, आप कहते हैं कि जी मुझे इतना पाउंड मिल रहा है एंड यू आर बजटिंग योरसेल्फ विद इन दैट जी,
you don't want to see suddenly the value of say 4,000 pound reducing to 2,000 pound. जी आपने तो वो 4 के हिसाब से किया हुआ, लेकिन अब वो 2,000 हो गया, बेसिकली यू जी। बिकम पुअर। नहीं, हमें तो चाहिए कि जैसे हम बहुत सारी जैसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कोच बाहर से लेके आए तो वो शायद अच्छा परफॉर्म करे, हमें गवर्नर भी शायद बाहर से लाके बैठा देना चाहिए जो किसी की नहीं सुने, वो सिर्फ इकोनॉमी को देखे और उस हिसाब से फैसले करे। जो ग्रोथ हो जी। मिसाल में 2 ग्लास थे, 2 नोट थे जी। ग्लास आपने 4 प्रोड्यूस कर दिए, 2 और प्रोड्यूस कर दिए, जी वेल एंड गुड, जी लेट द नोट बी 4, जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम देयर विल बी नो इन्फ्लेशन बिकॉज़ जी। स्टिल द प्राइस विल रिमेन 1। जी मगर यहाँ जैसे हो रहा है कि देयर इज नो लिंक बिटवीन दीस टू थिंग्स, नो लिंक्स बिकॉज ओनली बिकॉज द गवर्नमेंट इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, वो कहता है कि इजीएस्ट प्लेस इज स्टेट बैंक, वो 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों को लाते हैं। हम अपने अखराजात कम नहीं कर रहे, बढ़ाते जा रहे अच्छा, हैं। अब इसी पे आपसे अखराजात पे आता हूँ कि इज इट ट्रू कि इंग्लैंड में 40% इनहेरिटेंस टैक्स अप्लाई? जी बिल्कुल, somebody dies, he has to 40% गवर्नमेंट हैव टू goes to the government. गोस टू गवर्नमेंट, यहाँ 40% जीरो है। जी। यहाँ मैंने जब भी इसका जिक्र किया, आज से जी। मैं 2 साल से तो कम से कम 1.5 साल से लाइव प्रोग्राम्स पे बड़े बड़े इकोनॉमिस्टों से बहस करता रहा हूँ। तो एक साहब बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि जी ये गैर इस्लामी है। और इसी तरह जब मैंने वेल्थ टैक्स, अच्छा व्हाट अबाउट वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स भी है वहाँ पे कितना ये होगा? तकरीबन 20% अच्छा। वेल्थ टैक्स है। और आप स्पेशली जो हमारे यहाँ जो लोगों ने स्टॉक मार्केट में जो पैसा बनाया उससे मैं रिलेट करूंगा कि वहाँ पे स्टॉक पे जो भी कैपिटल गेन टैक्स होता था, अच्छा। वो चार्ज करते थे। यहाँ पे कोई टैक्स ही नहीं है, लोगों ने अरबों रुपए बनाए लेकिन कोई टैक्स नहीं दिया। तो ये सारी चीज़ों अगर आप आम पब्लिक पे जनरल सेल टैक्स लगा के हर आदमी से ले रहे हैं एक जनरल टैक्स, अगर वही चीज़ अगर आप जो दे सकते हैं टैक्स उनसे अगर आप लें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है? तो मुल्क जो है इंसाफ होगा और गरीब ज़रा सुकून में आएगा, तो ये वायलेंस वगैरह सब खत्म हो जाएगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी। यही आपका पॉइंट है। नाज़रीन, ओवरसीज पाकिस्तानी, खासतौर से यूके के पाकिस्तानी के बारे में ये आपने गुफ्तगू सुनी। ये 2 यंग प्रोफेशनल्स हैं जो बड़ी अच्छी पोजीशन पे बाहर हैं, लेकिन बड़ी खुशी की बात है कि ये लोग अपने डेट को नहीं भूले जो अपने कौम के साथ उनके हैं, उनकी फैमिलीज यहाँ है, ये सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं किसी तरह और भी जितने हमारे लोग हैं ज़रूर बाहर जाएँ, कमाएँ। और इसकी नज़ीर आपके पास पहले से मौजूद है कि यूके के भी जो सोकल हुक्मरान थे बेसिकली वो भी आए थे बाहर कमाने के लिए, यहाँ से कमाया, अपने मुल्क को संवारा और आज वो वापस चले गए। रिसेंट एग्जाम्पल है कोरिया की, कोरिया के बेइंतहा लोग मिडल ईस्ट में आए, उन्होंने सड़कें बिछाई, रोड बिछाए और आज वो सब अपने मुल्क में काम करें कि सैमसंग और इस तरह की कंपनियों ने इतनी जॉब क्रिएट कर दी कि अब किसी कोरियंस को बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अगर यही जज्बा रहा ओवरसीज पाकिस्तानीज का, जिनके पास कहते हैं 1000 बिलियन है, अब वो अपने कनेक्शंस भी ले आए, इन्वेस्टमेंट्स भी ले आए, तो ये भी पाकिस्तान भी 6वां 7वां बिगेस्ट इकोनॉमी बनने में इसकी कोई वजह है कि ना हो। और ये जो जज्बा है इनके, देखिए कि ये लोग बाहर रहते हैं लेकिन बाहर से ये चीज़ों को हमारे और से देख रहे हैं कि आज इन्होंने 4 पॉइंट्स पे ही हम बात कर पाए, हम मजीद कर नहीं पाए टाइम की कमी की वजह से। एकदम कहते हैं कि जो डॉक्टर ने नर्स पे हाथ रख दिया वो रख दिया। 60% गुर्बत जो है आपकी गाँव में है, इन्होंने इसकी मेन वजह यह है कि लैंड रिफॉर्म नहीं हुआ, पूरे इलाके में लैंड रिफॉर्म हुआ है। जस्टिस डिमांड हर जो बेचारा आदमी खेती करना चाहता है, गांव में रहना चाहता है, उसको आप 2 एकड़ ज़मीन दे दें, उससे वो खुशहाल हो जाएगा, उसकी सरप्लस जो है वो मार्केट में आएगी, वो उस 2 एकड़ के अलावा भी कहीं उसको काम मिलेगा वो भी करेगा। आजकल ट्रैक्टर वगैरह जितनी फैसिलिटीज़ है बड़ी आसानी से घंटों की कीमत मिल जाती है, नो नीड टू हैव वेरी लार्ज होल्डिंग फॉर सो कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरी जो बहुत अहम बात की महमूद साहब ने देखी कि हम लोग शायद नज़र में ये बात नहीं आती है कि जब आप प्लाजा बनाते हैं या बहुत बड़ी और सोसाइटी बनाते हैं, उसके करीब कुछ कच्ची आबादियों का होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको सर्विसेज कहाँ से मिलेंगी, हाउ यू विल क्लीन योर हाउस, हाउ यू विल रन योर किचन। तो why should we look down on that? They are our compatriots, they are our Pakistanis. We should not care कि कौन सी कौम है क्या है, बस पाकिस्तानी होना काफ़ी है। उनको अगर हम लैंड राइट्स दे देते हैं तो वहाँ भी गुर्बत खत्म हो जाएगी और दे विल बिकम बेटर ऑफ। एंड उसके साथ ही जो है ना हम देखेंगे कि वो जो कच्ची आबादियों के इर्द गिर्द आमदर से लॉ बिजनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ये क्योंकि पूरी दुनिया के तजुर्बे के इस पर ये बात करें। इसी तरह हुजूर साहब ने जैसा कहा यहाँ के टैक्स का निज़ाम अजीब व गरीब है,
कि सारी टैक्स जो है गरीबों से लिया जाता है, अमीरों को बिल्कुल स्पेयर किया हुआ है। उन्होंने कहा कि इनहेरिटेंस टैक्स वहाँ है, वेल्थ टैक्स वहाँ है, डायरेक्ट टैक्सेस जितने हैं, विथहोल्डिंग टैक्सेस हैं प्रॉफिट पे, वो जो कि यहाँ बिल्कुल मिसिंग है। और सारा का सारा बोझ जो है पेट्रोल पे, खुदरी तेल पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे, पेट्रोल टेलीफोन पे डाला हुआ है। इसी का बहुत अहम बात उन्होंने की, इन्फ्लेशन की। आप लोगों का सबका कंसेप्शन शायद यही है कि पाकिस्तान में कि इन्फ्लेशन होना एक कुदरती बात है, उस पर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, गवर्नमेंट बड़ी मजबूर है, ये एक दुनिया का उसूल है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, दुनिया में कहीं इन्फ्लेशन नहीं होता। जापान में 50 साल से कीमत नहीं बढ़ी, यूके में बता रहे हैं कि अगर 3.1 से 3.3 हो जाए तो हुकूमत मिल जाती है, और अक्सर उससे कम ही रहती है। आजकल जैसे रिसेशन आया हुआ तो शायद इन्फ्लेशन वहाँ 0.5% ही होगा। और दूसरी दुनिया में ये भी होता है कि कीमतें कम भी हो जाती है, जापान में होता है। मैंने खुद मिडल ईस्ट में देखा है कि कुछ चीज़ों की कीमत थोड़ी बहुत बढ़ी तो बहुत सारी चीज़ों की घट भी गई, ओवरऑल प्राइसेस कम हो जाती हैं। और इसी के साथ मैं आज का प्रोग्राम खत्म करता हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और मौजूद पर बात करूँगा।